हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम लोग जो यूनिट 3 है स्टैटिस्टिक्स का बेसिकली। ठीक है, हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने बोला था पहले हम स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में जो यूनिट 3 है, यूनिट 3 क्या है? स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। यूनिट 3 ये है स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। इसको हम लोग करेंगे। इसमें से आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली क्या है? वो है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अरिथमेटिक मीन। ये आप लोगों को जनरली थोड़ा इजी ही लगेगा क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10 में आप लोगों ने ये किया हुआ है। ठीक है, तो टॉपिक को फटाफट लिख लीजिए कॉपी में और स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या है अरिथमेटिक मीन में? आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पर पहले मेथड्स बताऊंगा आपका क्या क्या मेथड्स है, एंड देन उस मेथड्स के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मेथड्स वही होगा, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, जो ऑलरेडी जो है क्लास 10 में हमने किया हुआ है। ठीक है ना। नाउ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग दूसरा नाम क्या, उसको एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो तीन तरीके का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं वो क्या है? हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, एंड हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोड। ठीक है, ये तीन चीज का कैलकुलेशन सीखेंगे आज के क्लास में। मैं मीन के बारे में बात करूंगा। तो ये जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम लोग कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो फॉर्मूला है, क्या क्या मेथड्स है, वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसका मीनिंग लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज, अरिथमेटिक मीन का डेफिनेशन है अरिथमेटिक मीन, इट इज defined as the sum of all the observation divided by number of observation। ठीक है, तो बेसिकली क्या है? एवरेज है। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। एंड मीन को अगर सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो उसका सिंबल क्या होता है? एक्स लिख के उसके ऊपर बार देते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये है क्या है? एवरेज है, एंड इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ अरिथमेटिक मीन को जो है दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन और एक है वेटेड अरिथमेटिक मीन। टू वेज टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, टू वेज टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन तो एक हो गया सिंपल अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन, एंड दूसरा हो गया वेटेड अरिथमेटिक मीन। हम सभी तरीके का सीखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों को थोड़ा बहुत सीरीज के बारे में भी जान लेना, डेटा किस तरह का होता है वो भी जान लेना पड़ेगा। जैसे इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, एंड कंटिन्यूअस सीरीज क्या होता है। ये भी मैं आप लोगों को रफ मतलब अ, फटाफट बता देता हूँ। इसमें टाइम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी क्लास 10 में किया हुआ चीज़ है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज का अगर बात करेंगे तो इंडिविजुअल सीरीज कैसा होता है?
इंडिविजुअल सीरीज में ओनली डेटा पॉइंट्स दिए रहते हैं, इसका कोई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं दिया रहता है, ठीक है। इसमें सिंगली लिस्टेड क्या रहता है, ऑल द डेटा, ऑल द ऑब्जर्वेशन आर लिस्टेड सिंगली, ठीक है। जैसे क्लास 11 में फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिला है, 2, 4, 8, 9, 7, 6, 8, 9 एंड 10, ये फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स को क्लास 11 में इकोनॉमिक्स में मार्क्स मिला है आउट ऑफ 10। तो इसको हमने सिंगली जो है लिस्टेड किया हुआ है, 2, 4, 8, 9, 7, 6, 8, 9, 10 करके। तो इसको बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। इस तरह का डेटा आपने देखा होगा। नाउ दूसरा होता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव फ्रीक्वेंसी, ऑल द ऑब्जर्वेशन हैव फ्रीक्वेंसी। इसमें होता क्या है कि जो डेटा पॉइंट्स है उसके साथ में फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, जैसे टेबुलर फॉर्म में दिया रहता है, ये हो गया एक्स ऑब्जर्वेशन एंड देन एफ। तो मान लो हम इसमें ये दिखा रहे हैं कि 50 to 60 कितने जन को मिला है, मतलब 51, 52, 53, 54, 55, 51 से 55 मार्क्स कितने जन को स्टूडेंट को मिला ये दिखाना चाह रहे, तो 51 4 जन को मिला, हम फ्रीक्वेंसी बैठा रहे। 52 5 जन को मिला, 53 8 जन को मिला, 54 2 जन को मिला, 55 6 जन को मिला। तो ये हो गया क्या, ये डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ऑकरेंस, कितना बार वो डेटा पॉइंट ऑकर हो रहा है ना। अब इसको अगर हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में दिखाने जाए तो ऐसे होगा, 51 4 बार लिखना पड़ेगा, 51 51 51 51, 52 52, 52 को 5 बार लिखना पड़ेगा। इससे ये पता लग रहा है कि ये 4 जन को मिला है। फिर यहाँ पे 52 मैंने ऐसा करके 5 बार लिखा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि 52 5 जन को मिला है। तो ऐसा करके इंडिविजुअल सीरीज में रिप्रेजेंट, कुछ डेटा होता है जिसको हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डेटा पॉइंट्स बहुत ही कम है तो उसको इंडिविजुअल सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन डेटा पॉइंट्स अगर बहुत ज्यादा है तब उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना ईजी रहेगा एंड समझना भी। क्योंकि जब बहुत सारा ऐसा डेटा पॉइंट्स इंडिविजुअली लिखा रहेगा, उसमें 52 कितना बार है, 55 कितना बार है, बहुत ही ध्यान से काउंट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा टेबल में अगर आपको बना के दे दिया जाए तो आप इजीली बोल सकते हैं, हाँ सर 51 मार्क्स 4 जन को मिला है, 52 मार्क्स 5 जन को मिला है, 53 मार्क्स 8 जन को मिला है, 54 मार्क्स 2 जन को मिला है एंड 55 मार्क्स 6 जन को, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज। उसके बाद एक और सीरीज आता है कंटिन्यूअस सीरीज, जो और बड़ा डेटा को यूज रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें भी फ्रीक्वेंसी रहता है, लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसको ग्रुपिंग कर दिया जाता है, उसको और भी ज्यादा बड़ा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। मान लो इसको क्लियर करता हूं मैं, इंडिविजुअल सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज हो गया। नाउ वी विल लुक इनटू कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। मान लो तुमको जो है बोला गया तुम्हारे स्कूल में 100 बच्चे हैं, ठीक है। एंड उन सब में से किसका कितना हाइट है या हाइट का एक डेटा रिप्रेजेंट करना है, तो 100 बच्चों का इंडिविजुअली लिखोगे इंडिविजुअल सीरीज करके तो भी बहुत टफ होगा, डिस्क्रीट सीरीज में बनाओगे तो भी बहुत टफ होगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हाइट हो सकता है, ठीक है। तो उस जगह पे अगर उसको तुमने ऐसे ग्रुपिंग कर दिया कि 4 फीट से 5 फीट, है ना, ऐसा है कि छोटा छोटा से ले लो, 2 फीट से 3 फीट, 3 फीट से 4 फीट, 3 फीट से 4 फीट, 4 फीट से 6 फीट, 6 फीट से 8 फीट, इससे लंबा तो कोई हो नहीं सकता। तो यहाँ पर जब हम ग्रुपिंग कर देंगे और 2 फीट से 3 फीट वाले कितना है जस्ट काउंट लिख देंगे, तो हम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इस हाइट ग्रुप में जो है 15 बच्चे हैं, या चलो थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 40 बच्चे हैं। इस हाइट ग्रुप में 25 बच्चे हैं, इस हाइट ग्रुप में 25 बच्चे हैं एंड इस हाइट ग्रुप में 10 बच्चे हैं। टोटल कितना हो गया, 100 हो गया। कितना इजीली हो गया। लेकिन अगर 100 बच्चे का इंडिविजुअल सीरीज में लिखने जाओगे
तो कितना टीडीएस जॉब हो सकता है। या फिर डिस्क्रीट सीरीज में भी लिखने जाओगे तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट हाइट में लिया, किसी का 2.1, किसी का 2.2, किसी का 3.1, 3.2। तो डिस्क्रीट सीरीज बनाएंगे तो वो और लंबा लिस्ट बनेगा, है ना। तो इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर छोटा डेटा है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग अलग अलग करके ऑब्जर्वेशन को लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे क्लास में 10 स्टूडेंट का मार्क्स लिखना है, वो इंडिविजुअल सीरीज में लिख ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह का कि क्लास में कितने 50, जैसे मैंने अभी दिखाया था 40 कितने जन को मिला, 50 कितने जन को मिला, ये हम चाहते हैं तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज में दिखा सकते हैं। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन कंटिन्यूअस सीरीज में उससे भी बड़ा डेटा पूरे स्कूल का मान लो, ये हाइट हम लोग को देना है, या फिर पूरे स्कूल में ये निकालना है कि 30 to 40% में कितने बच्चे हैं, 40 to 50% में कितने बच्चे हैं। तो इंडिविजुअली लिखेंगे तो कितना ज्यादा होगा, है ना। तो इससे अच्छा उसको ग्रुपिंग करके दिखा दें, दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज। हाँ, 30 to 40% में सर 40 बच्चे हैं, 40 to 50% में 10 बच्चे हैं, तो वो जल्दी डेटा जो है मतलब रीड भी कर पाएंगे, एंड उसका जो भी कंक्लूजन निकालना होगा वो जल्दी निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया सीरीज का बात, ठीक है। जस्ट रिवीजन के लिए किया ये, क्योंकि ये सीरीज जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। नाउ हम लोग एक्चुअल में जो मीन आज करने वाले हैं, मीन का कैलकुलेशन, वो किस किस मेथड से होगा वो देखिए। तो मीन कैलकुलेशन, ठीक है, प्रोसेस तो मैंने बताया दो है, एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन, एक है वेटेड। तो हम लोग सिंपल अरिथमेटिक मीन में जो जो मेथड है पहले वो करेंगे, ठीक है। मेथड नंबर वन इज डायरेक्ट मेथड। मेथड नंबर वन, मेथड वन क्या है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मेथड नंबर टू क्या है, शॉर्टकट मेथड, ठीक है। मेथड नंबर थ्री क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ हर एक मेथड का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में लिखा रहा हूँ, फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स बार मतलब होता है मीन, सिग्मा एक्स बाय एन, ठीक है। नाउ ये सिग्मा एक्स का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। एंड एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक डेटा दिया हुआ है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है 20, 30, 35, 40। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 स्टूडेंट्स, 20, 30, 35, 40 एंड 50। पांच स्टूडेंट का मार्क्स मिल गया, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट का मार्क्स हो गया आउट ऑफ 50 मान लेते हैं। बोला कैलकुलेट इट्स मीन, तो इसको अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे आप, तो डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे एक्स का क्या माने होता है, एक्स का माने होता है ये जो ऑब्जर्वेशन दिया है ये सब जो है एक्स है, एक्स मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, और ये जो सिग्मा, ये जो साइन देख रहे हैं आप जिसको मैं सिग्मा कह रहा हूँ, इसका मतलब होता है समेशन। क्या, समेशन, आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड को क्या, किसको ऐड करना है, ये सबको ऐड करना है। डिवाइडेड बाय क्या है फॉर्मूला हमारा, एन। एन एक्चुअली क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, एंड सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करना है। तो यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा 20 + 30 + 35 +40 + 50 डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। एन हमारे यहाँ पर कितना है, एन है यहाँ पे हमारा 5। तो 20 + 30 कितना हो गया, 50, 50 + 35 85, 85 + 45 125, 125 + 50 175 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मीन हो जाएगा 5 3 15, 5 5 25। तो मीन मार्क्स इज 35। सिंपल, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, फटाफट से सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर बताइए। क्वेश्चन को नोट कीजिए, फटाफट क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं किसी से भी आंसर पूछ सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 85 मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट, लिखिए मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स, 85, 60, 50, 75, 55,
40, again 55, 70, 45, 65। तो ये मार्क्स ऑप्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स है। फटाफट से इसका मीन निकालो। सर नंबर चाहिए, सर नंबर चाहिए। 85, 60, 50, 75, 55, 40, 55, 70, 45, 65। ठीक है, फटाफट इसका मीन निकालो। ये हो जाएगा फॉर्मूला, करके मेरा आंसर से मैच करना। मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ। सर 60। वाह, वेरी गुड, 60 मार्क्स। ठीक है, टोटल आ रहा है 600 एंड इसका कितना हो जाएगा 60 मार्क्स। तो ये डायरेक्ट मेथड है, बहुत बहुत इजी है। 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो और घर पे इसको सॉल्व करना। ठीक है, डायरेक्ट मेथड बहुत इजी है। क्वेश्चन नोट करना अभी। लिखो, मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स आर, फटाफट लिखना। 30, 45, मिस मत करना क्योंकि मैं फिर रिपीट नहीं कर पाऊंगा। 60, 22, 35, 70, 95। मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स हो गया। इसका मीन निकालना है। ठीक है, एंड एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। एवरेज मीन्स ऑल्सो मीन। ठीक है, याद रखना। फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग। 3, 5, मतलब 3 अलग है, 5 अलग है। 3, 5, ठीक है। 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 70। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ पता नहीं, और मैंने क्वेश्चन जस्ट ऑब्जर्वेशन दे दिया है। इसका मीन निकालना है। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पर अभी साथ साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज आर गिवन। ठीक है, डेली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज आर गिवन। और इनकम क्या क्या है? फैमिली नंबर 1 का 100 है, 120 है, 80 है, 85 है, 95 है, 130, 200, 250, 225, 275। ये 10 फैमिलीज का इनकम दिया हुआ है। हमको क्या करना है? इनका कैलकुलेट एवरेज डेली इनकम। कैलकुलेट एवरेज डेली इनकम। तो ये एवरेज मत पूछा है, मतलब ये मीन पूछा है, ध्यान रखना। दिस इज, इसका मतलब है मीन। मीन, ठीक है ना? तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज दिख रहा है तुमको। इंडिविजुअल सीरीज तो एकदम पहचान में आ जाएगा आराम से। डेटा को अगर इस तरह से भी दिया है कि मान लो ऐसा करके लिख दिया है, सीरियल नंबर 1 एंड उसके नीचे 100, सीरियल नंबर 2 उसके नीचे दिया हुआ है 120, सीरियल नंबर 3 उसके नीचे दिया हुआ है 85, तो भी ये हमारा क्या है? ये इंडिविजुअल सीरीज ही होगा। कभी कभी डेटा ऐसे भी मिल सकता है।
कि ऐसा करके मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ एक टेबल बना के। और ये इनकम। ठीक है, अगर सेम ये क्वेश्चन को अगर इस तरह से दिया जाता तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज है। ये डिस्क्रीट सीरीज नहीं है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, इसको डेटा से लेना देना कोई है ही नहीं। ये नहीं भी देगा तो हमको एवरेज इसका कैलकुलेट करना। मान लो यही क्वेश्चन अगर इस तरह से आता, ऊपर में सीरियल नंबर टेबल बना के दे देते, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे में ये डेली इनकम, तो इसको डिस्क्रीट नहीं मानना है, इसको इंडिविजुअल ही मानना है, क्योंकि ये जो सीरियल नंबर है ये हाँ किसी डेटा का पार्ट नहीं होता। बोलो। सर, आंसर आंसर 156। हाँ, आंसर 156 करेक्ट है। ठीक है, सबका 156 आया? सबका आया 156 कि टाइम लग रहा है? सबको टोटल करेंगे तो आएगा 1560 डिवाइडेड बाई 10। ये सबको टोटल करना है, ऐड तो करना आता ही है, वो तो सिखाने का जरूरत नहीं है। जीरो जीरो कट हो जाएगा, 156। ठीक है, तो पता चला होगा ना मैं क्यों बोल रहा था इजी है। तो ये डायरेक्ट मेथड का हो गया। डायरेक्ट मेथड ज़्यादा प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चंस मैं और दे देता हूँ। अच्छा, किसी के पास बुक है?